बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, जैसी संस्कृति है उसी के तरह आदमी अपने आप को प्रदर्शित करता है। कोई लड़का कॉन्वेंट में पढ़े तो उसका एक बिहेवियर अपने को दिखता है कि ये कुछ कॉन्वेंट का कोई लड़का होगा, थोड़े से मैनर्स, थोड़ा सा बोलने का ढंग ये हो। या फिर कोई कारपोरेशन के स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में कारपोरेशन के इसमें वो पढ़े तो उसके भी इसमें कुछ ना कुछ नज़र आता है। वैसे ही हम जब अपने आपस में रहते हैं, चार लोगों में मिलते हैं, तो किसमें कितने एटिकेट्स है, मैनर्स है, किस तरीक़ा से बोलना चाहिए, भाषा पे कितना कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें बीजेपी के सभी लोगों को जब भी कभी हम सुनते हैं तो एक अलग जोश में, अलग किसी के ऊपर में कपड़े फाड़ने वाली बातें, गंदी सिचुएशन, अनपार्लियामेंट्री है, जिसको हम लोग अनपार्लियामेंट्री कहते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं। विदेशों में ये सब चीज़ें नहीं चलती। विदेशों में यदि कोई चीज़ को कोई आदमी पकड़ लेता है तो वो प्रेस में इधर उधर में बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है और उसके ऊपर में काफ़ी हमले होते हैं। हमला छोड़ो, उसको साइकेट्रिस्ट के तरफ पे भेज सकते हैं। हो सकता है कि कोई विदेश में मोदी जैसे कोई या फिर और भी कोई किस नीतीश अपना निशिकांत दुबे जैसा कोई आदमी हो जिसका हर वक्त बैलेंस खो जाता है, तो निश्चित रूप से वो कहता है कि नहीं, ये तो सब गलत बातें हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। उनको कहते हैं कि भाई तू इतनी झूठी बातें करता है। अभी मोदी जी का तो ये कर लेना था, नार्को टेस्ट कर लेना था, तो पता चल रहा था कि वो पूरी उसकी ज़िंदगी झूठ में है। और ये सब सिचुएशन जब आती है तो बड़ा मुश्किल वाली बात आती है। अभी एक निशिकांत दुबे ने का उस दिन कांग्रेस का एक बड़ा इंटरव्यू चला और उसमें कहा कि भाई उन्होंने 2017 से तो अभी 24 तक उनकी जो उसकी मिसेज थी, वो जब उसकी आय बढ़ी कई लाखों से करोड़ में चले गई। 22 लाख थी तो कुछ तभी 19-20 लाख करोड़ चले गई। फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा बिजनेस कौन सा बढ़ा, जब बिजनेस नहीं बढ़ा तो आय कैसे बढ़ी। स्वाभाविक है। लोगों ने कहा कि भाई यदि यार बगैर बिजनेस करके, बगैर कुछ काम करके, बगैर तुम्हारे इंडस्ट्री से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहे और तुम्हारी आय बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कुछ तो भी दाल में काला है। तो इसके ऊपर में वो निशिकांत दुबे जी बड़े भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस को बहुत कोसना चालू कर दिया। उन्होंने कहा, मतलब स्वाभाविक है उनको भी चिढ़ना, मतलब वो तुम्हारे जब झूठ कोई ना कोई चीज़ पकड़े जाती है तो आदमी वैसे ही भौंकना चालू कर देता है। तो वैसे टाइप के निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ में हर वक्त रहते हैं। एक भी आदमी ढंग का नहीं दिखता कि जिसके ऊपर में कुछ मैच्योरिटी है, कुछ लोगों को ये बताया कि भाई ठीक है हमसे कोई गलती हो गई। मित्रों, हम जब भी कभी काम करते हैं, इवन हाईकोर्ट में भी हम जाते हैं, जब हमारी बात को हम लोग बराबर नहीं है तो हम लोग वो एडमिट कि भाई ये हमारे से गलती हो गई यार, हमें बताया। तो वो होता है, चलते रहता है। ऐसे छोटी मोटी बातों को तो लोग ध्यान नहीं देते। तो निश्चित रूप से आदमी ने उतना पेशेंस होना चाहिए। मेरे बारे में भी एक कुछ ऐसी घटना हुई थी। मैंने कुछ हमारे मित्र थे हरी नरके करके, उनके ऊपर में मैंने कुछ किसी के बहकावे में आके कुछ गलत बात बोली थी, राइटिंग में थी। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि मैंने जो लिखा वो गलत था। मैंने तुरंत उसको लेटर लिखा और मैंने बोला भाई देखो कि मेरे से वो गलती हो गई थी। हालांकि मैं उसने उस चीज़ों को पर ये करना था। जो हरी नरके बहुत बड़ा आदमी था, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पूरी स्टार प्रवाह की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, वो इतना बड़ा आदमी है और उसके ऊपर में हमने कुछ तो भी चिखल उछाड़ने की जब कोशिश करते तो निश्चित रूप से हमें लगना चाहिए हमने भी कि भाई हमने जो जिस तरीका से उनको लिखा है वो करेक्ट था या नहीं था। तो ऑनलुकर करके एक दिल्ली का बहुत बड़ा अखबार है, उन्होंने मेरे को पूछा था कि भाई तुमने ऐसा लेटर लिखा था, आर यू स्टे विथ द सेम थिंग और यू वांटेड टू चेंज योर वर्जन। देन आई सेड नो, that time I was wrong, but in fact he is a very honest man। और होता है ऐसे कभी कभी। तो आदमी ने माफ़ी में सबसे बड़ी ये है कि हमने अंगुलीमाल के भी देखे हैं। बहुत सारे लोग बुद्ध के पास में आए, वो सब बुरे काम छोड़ के वो अपने आप को शरण किए। उन्होंने बोले ठीक है, मैंने जो भी हुआ तो सब पास्ट में था,
तो आदमी ने क्षमा मांगने की आदत रखनी चाहिए। लेकिन कुछ निर्लज्ज भी लोग होते हैं, आरएसएस के लाइफ में पूरा वक्त उनका काला ही काला रहा, कभी उनको पश्चाताप नहीं होता। उनके औरतों के साथ में उनके फैमिली के डिस्टर्बेंसेस, आपस में डिस्टर्बेंसेस, क्यों? तो केवल सत्ता और लालच। और लालच भी, इनके पास में पैसे का कुछ नहीं रहता, उनका बस वो कोई ना कोई पैसे उनके डालते रहते हैं और वो अपने आप को सत्ता या उनके लिए वो सब हमाली करते रहते हैं, वो चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग अडानी की बात को कोई हम लोग नीचे नहीं गिरने देंगे, या हम लोग उनका प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब सिचुएशन जब रहती है तो निश्चित रूप से आदमी तब सोचता है कि हम लोगों ने कब सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और किस पाथ पे खड़े हैं, हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तुम कभी जाना है तुमको कलकत्ता और जा रहे बम्बई की तरफ के ट्रेन को पकड़ोगे तो तुम्हें सब गलत ही होगा। जब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, जब तुम्हें मालूम है लेफ्ट में जाना है, लेकिन तुम जबरदस्ती राइट से जाओगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है। ये नेचर है, और ये नेचर को जिसने नहीं समझा तो वो भी आदमी रास्ते चले जाएगा, कोई इसमें वो मतलब हाथ पार हो जाएंगे। आज ऐसी एक न्यूज़ और आई है यूट्यूब में। हम लोग ये यूट्यूब से इसलिए देखते रहते हैं कि मैं 10-15 यूट्यूब से रेगुलरली देखने के बाद में हमें क्या उसमें से लाभ है, कुछ क्या है। एक बहुत ही एक न्यूज़ है, कंटिन्यूसली आ रही है कि भूषण गवई के ऊपर में है कि उन्होंने ये क्या पाया और उसके वजह से पूरी जुडिशरी खराब हो गई है, क्या हो गई। मित्रों, मेरे अनुमान कुछ अलग है, शायद आप लोग उसमें सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि जो भी आज जो पब्लिसिटी भूषण गवई जी की हुई है पूरे इंडिया में, तो वो निश्चित रूप से आज हर आदमी, देश का हर SC/ST का आदमी ये पहचान हो गई उसको कि भाई भूषण गवई नाम का कोई जस्टिस है जो दलित है, और जो इतना सारा उनका इसके ऊपर में ये अत्याचार हो रहा है, इसी तरीका से होता है। लेकिन इससे आज तक ऐसा कोई भी चीफ जस्टिस नहीं रहा जिसमें इतने विवादों के इसमें घिरे रहा। मुझे लगता है कि भूषण गवई के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, RS गवई के साथ में मेरे जो संबंध आए हैं, तो हमारे बहुत फैमिली फ्रेंड थे वो। मुझे मालूम है कि RS गवई अपना विधान परिषद से चुन के आते थे और वो पूरा स्पीकर करके वो रहते थे, दोनों पार्टियां मिलके उसको चुन के देते थे। तो वो उनके खून में ही वैसे ये पॉलिटिक्स भरा हुआ है। वही सिचुएशन मैं भी भूषण गवई की तरफ देखता हूँ। जब पार्टी जब स्टेबल हो जाएगी और आखिरी के 2 महीने जब बचेंगे, वो ऐसे बॉलिंग करेंगे, ऐसे बैट्समैन करेंगे कि वो सबको शॉक में डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो इम्पोर्टेंट इशू था मुस्लिमों का, उनको उसने शांत कर दिया, कलेक्टर के पूरे पावर को निकाल दिए। अभी जो बचे हुए हैं 2-3 इश्यूज है, EVM का है और बहुत सारे हैं। इवन तुम्हारा रिकमेंडेशन ऑफ नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी उन्हीं के हाथ में है। वो कैसे गेम होता है, क्या होता है, ये नहीं मालूम, लेकिन मैं निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे वीडियोस के ऊपर मत जाइए। मैं भूषण गवई जी की कैपेसिटी को अच्छे से वाकिफ हूँ, और वो कभी भी कोई भी आदमी जब उसके हाथ में इतनी बड़ी सत्ता है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और उसको ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं। क्योंकि भूषण गवई का पूरा RS गवई का पूरा खून है उनमें, तो उनको सब बचपने से उन्होंने देखा है सब। तो मुझे लगता है कि तुम कुछ दिन देखो, वो कुछ ना कुछ तो होगा, और मैं तो भरोसा करता हूँ कि ये सब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। बिहार की एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि जब वो चीफ इलेक्शन, ये जो खेल हुआ इलेक्टोरल और इसमें जो SIR के इसमें, वो पूरे का पूरा पकड़े गया है। और पकड़ा जाने के बाद में हर आदमी बिल्कुल आंखों में आग डाल के हर एक को देख रहा है। और मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी इस वक्त गवर्नमेंट को साथ नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी कि इस वक्त जब पब्लिक का जोश है, और जब कभी कोई पकड़ा जाए तो उसकी तो मौत ही मौत है। लोग ऐसे पकड़ पकड़ के मारेंगे कि कई लोग मरेंगे। तो ये भी उनको मालूम है, और RSS को एक अच्छी तरीक़ा से मालूम है कि ऐसे कोई सिचुएशन में वो रिस्क वाला कोई काम करते नहीं है। 1-2 रिस्क वाले काम किए, उसमें किस तरीक़ा से उनके हाथ मुंह जले वो सब लोगों ने देखे। जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन, जब उनका मर्डर करने में आया, तब वो सब का सब जो हाल हो गए, वो सब अभी तक लोग आज 100 साल हो रहे, मतलब 70 साल तो हो गए, अभी 70-80 साल, लेकिन आज तक वो भूले नहीं लोग, और वो चीज़ आज भी जिंदा है। यही नहीं तो मालेगांव का ब्लास्ट हो या फिर और किसी की जजेस की हत्याएं हो, तो ये सब सिचुएशंस एक ना एक दिन सामने आती है।
सबसे बड़ा कोई दोषी होगा, ये सब लोगों को पानी डालने वाला, खत पानी डालने के लिए वो सब कांग्रेस वाले ही थे। कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोगों ने झगड़ के रखा था, लेकिन फॉर्चुनेटली कांग्रेस में से सभी के सब लोग उसमें से विड्रॉन हो गए और आज कांग्रेस कम से कम इस तरीका से उतने आरएसएस के माइंडेड लोग रहे नहीं, हो गए 2-4 तो रहते ही है, लेकिन जिस तरीका से उनका फिल्ट्रेशन हुआ, ये फिल्ट्रेशन होना बहुत अच्छा है। जब भी कभी कोई सीरियस बीमारी होती है तो सबसे पहले हम लोग ये नहीं देखते कि उसमें वो सुधरा या नहीं, जो उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम थी जो पूरी खत्म कर दी थी बैक्टीरिया और वायरसेस के द्वारा, उसको इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने का। तो इसका मतलब कि जो कांग्रेस में आरएसएस माइंडेड लोग घुसे हुए थे, सभी तरफ से झगड़ के रखा था, वो कम से कम बाहर जाने लग गया। वो जैसा जैसा बाहर गया और एक बीजेपी के माध्यम से बाहर निकला, तो वो निकलने के वजह से कांग्रेस वालों ने बहुत सांस ली कि उनके पास में जो बचे हुए हैं, अभी थोड़ा सा खांसी सर्दी होने वाले लोग रहे, लेकिन बाकी तो कुछ रहे नहीं, और हर आदमी को टेस्टिंग हो रहा है। अभी आने वाला भी फ्लो बहुत ही सोच समझ के आएगा। कभी खुदा न खास्ता कभी और बैलेट पेपर पे हम आ जाते, कुछ भी बता नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में देश की क्या हालत होगी मुझे मालूम है। आरएसएस और बीजेपी वाले पूरे ग्राउंड लेवल पे वीक है, सिर्फ मैनिपुलेशन करने में उन लोगों ने अपना वक्त बर्बाद किया। जो उनका सोशल बाइंडिंग्स था गांव-गांव में, वो बहुत ही कम रहा। अभी इतने लोग दिखते भी नहीं, दिखावा बहुत है, लेकिन वो पूरा का पूरा गेम मशीनों से हुआ है, कंप्यूटर के हुआ है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो तरीके से किया है, ऐसा कुछ नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन को हमने ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हो जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ नहीं हुआ उसका कुछ लेना देना नहीं है। जब लोग रास्ते पे आ जाते तो सभी का हिसाब एक साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी चीज है। और नीतीश कुमार को इस वक्त शाह साहब ने उनको मनाही कर दिया कि जब तक इलेक्शन होता नहीं तब तक हम चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे। और उन्होंने नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि मेरे लिए खड्डा खोद रहे हैं, और यदि खड्डा खोदे तो उसमें सबसे पहले मुझे ही करना है खत्म। तो इसी वक्त अभी से उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। 15 मिनट का उनका इंटरव्यू वह शाह के साथ में रहा, वो भी किस तरीका से रहा मुझे नहीं मालूम, चाय में भी उतना समय चले गया होगा, लेकिन उनकी बात बनी नहीं है। आरएसएस ने भी इंडिकेशन दे दिया है कि हम लोग यहाँ पे अभी इस वक्त महाराष्ट्र जैसा कोई चुनाव में लफड़ा मत करो। कुछ तो भी मीडिया है उनके हाथ में, जो चाहे वैसे न्यूज छपा सकते हैं। उनका आईटी से क्या बोल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी है आपने सामने में उसी के ऊपर में हम बात करेंगे। और एक बहुत अच्छा एक वीडियो आया है कि जहाँ भी जो भी देशों ने उनका काफ़ी जैसे रूस हो गया, फिर मालदीव हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये जितने भी देशों में यूरोपियन देश और इधर के भी मिडिल ईस्ट में जहाँ पे भी अपने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने प्रमोट किया, वो सब के सब लोग डूबे, पूरा देश लेके डूबा। वैसे ही अडानी को जिस तरीका से मोदी जी ने फॉलो अप किया और जिस तरीका से शेयर मार्केट से लेके दुनिया भर का उनको लाभ मिला, चाहे अपने जीडीपी के 0.7% भी हो, लेकिन वो काफ़ी बड़ा एक ये है। और यदि ऐसे ही होते रहा और इस देश में दोबारा और क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन ये बात है कि जैसे भी इलेक्शंस हो जाए और ये सत्ता चले जाए तो अडानी का तो हिसाब सभी लोग लगा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में वो राजा से लंक लगेगा। जितने भी बैंकों ने उनको लोन दिया, ये दिया, सब लोग अकाउंटेबल रहेंगे, कुछ ना कुछ लॉ बनेंगे, कुछ ऐसी बातें बनेगी कि जिसके वजह से इन लोगों को बेल भी नहीं होगा, आएंगे तक नहीं। इस तरीका का माहौल बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग ये सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और हमें आरएसएस से दूर ही रहे तो अच्छा है। हमारे लोग जो जितना डिस्टेंस है, हम लोगों ने पॉलिटिकली गेनिंग नहीं भी किया होगा, लेकिन जिस तरीका से आज अम्बेडकरी समाज अपने आप से अपने इसमें गर्वान्वित महसूस कर रहा है, वहाँ के लड़के लड़कियाँ जिस तरीका से फ्रंट में आके सब काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दीक्षा दे के हमें काफ़ी गर्वान्वित किया है, और निश्चित उसका हमें सम्मान भी करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही रुकता हूँ। कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय भीम।